छत्तीसगढ़ को यदि बाल व्यापार या मानव तस्करी, बाल तस्करी बोला जाए, उस दृष्टिकोण से देखें तो हम छत्तीसगढ़ को 3 भाग में बांट सकते हैं। सबसे पहला हिस्सा है उत्तर छत्तीसगढ़ का, जिसमें सरगुजा संभाग आता है। दूसरा हिस्सा है मैदानी क्षेत्र, जिसमें रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग आता है। और तीसरा हिस्सा है बस्तर संभाग का। इन तीनों संभागों में बाल व्यापार की अलग अलग तरीके की चीज़ें हमको देखने को मिलती है। बस्तर संभाग संयोग से छत्तीसगढ़ शासन और भारत शासन के प्रयास से आज हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जिसमें नक्सल मुक्त स्थिति में हम कह सकते हैं कि बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है। लेकिन आज से कुछ दिनों पहले तक या कुछ साल पहले तक जब वहाँ ये समस्या थी, तो हर माँ बाप को वहाँ के जिनका बच्चा 14 साल, 13 साल, 15 साल का होता था, उनको ये चिंता होती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि नक्सल मेरे बच्चे को दलम में शामिल करने के लिए अपने साथ ले जाएं। तो वो उन बच्चों को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करते थे और कम उम्र में वो बच्चे ऐसा रास्ता ढूंढते थे जहाँ वहाँ से बाहर निकल जाए। तो बस्तर में एक बड़ा चलन बन गया कि बच्चों को, ज़्यादातर बच्चे ये जो बोरिंग करने वाली गाड़ी होती है, जिसको बोरवेल वाली गाड़ी बोलते हैं, उस पे जो बड़ा खतरनाक काम होता है, उस काम में वो संलग्न होने लगे। अभी भी आप हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्सों में जाएंगे, आप किसी भी जगह में आपको यदि कोई गाड़ी बोरिंग करती हुई मिल गई जिसमें 13 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे यदि कीचड़ से सने हुए और ख़तरनाक ढंग से काम करते हुए दिखे, आप उसको बुला के पूछेंगे तो हो सकता है उसमें से कोई बच्चा पखानजूर का या भानु प्रतापपुर का या बस्तर का निकल आए, क्योंकि बड़ी संख्या में वहाँ से बच्चे इस तरह के कामों में जा रहे हैं। और दूसरा, वहाँ के जो बच्चे जा रहे हैं वो तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में जो मिर्च का काम होता है, उस काम के लिए वहाँ के बच्चों के जाने का चलन है। दूसरा जो क्षेत्र है वो मैदानी इलाका है। मैदानी इलाके से सामान्य तौर पर जो बच्चे यहाँ से जाते हैं, सारंगढ़ है, जांजगीर है, बिलासपुर है, इन क्षेत्रों से जो कम उम्र के 14 साल, 16 साल, 17 साल के बच्चे जो जा रहे हैं, वो जाते हैं मुख्य रूप से जो खतरनाक उद्योग हैं, जैसे कांच का काम है, मिर्ज़ापुर, फिरोजपुर में चूड़ी का उद्योग है, उसमें आप जाके बच्चों को काम करते देखेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ के बच्चे दिख जाएंगे। या शिवाकाशी में और बाकी जगह जो पटाखे का उद्योग है, वहाँ आप जाएंगे तो आपको छत्तीसगढ़ के बच्चे दिख जाएंगे। या आपको ईंट भट्टे का काम है जम्मू कश्मीर से लेके पंजाब के ऊपर में, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ आपको छत्तीसगढ़ के कम उम्र के बच्चे दिख जाएंगे। तीसरा जो सबसे गंभीर समस्या मानव व्यापार की जो बच्चों के संदर्भ में है, वो सरगुजा संभाग में है। सरगुजा संभाग मानव व्यापार या मानव तस्करी की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे संवेदनशील इलाका है। संयोग से मुझे पुलिस अधीक्षक जशपुर और पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के रूप में उस क्षेत्र में 3-4 साल काम करने का अवसर मिला। उस दौरान मैंने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे हम लोगों ने पूरी टीम बनाकर इसमें काम करने की कोशिश की। तो हम लोगों ने पाया कि बड़ी संख्या में वहाँ के बच्चे, खासकर बच्चियाँ जिनकी उम्र 13 साल, 14 साल, 15 साल है, ये ट्रैफिकिंग कर महानगरों में ले जाई जाती हैं घरेलू नौकर के रूप में, हाउस हेल्प के रूप में काम करने का प्रलोभन देकर। और बहुत कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जो भाग्य से जिनको अच्छे घर मिल जाते हैं और हाउस हेल्प के रूप में वो काम करती हैं, पर सभी बच्चियां उतनी भाग्यशाली नहीं होती। बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती हैं जो वहाँ जाकर वो तमाम तरीके की चीज़ों में उलझ जाती हैं। 14 साल, 15 साल, 16 साल की उम्र की बच्चियां वहाँ जाती हैं जशपुर से, उस जगह से जाती हैं जहाँ लोगों ने कभी ट्रेन भी नहीं देखी, जहाँ कभी रेलगाड़ी नहीं देखी वहाँ के लोगों ने। वहाँ की बच्ची सीधे ट्रैफिकिंग होके दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, बॉम्बे आदि आदि शहरों में जाती हैं। तो वो पूरी तरीके से अनजान होती हैं उस दुनिया से, उस शहर से, और फिर वहाँ जाके वो शोषण का शिकार हो जाती हैं। यानी
हम और आप कल्पना नहीं कर सकते वो बच्चियां वहाँ पे उस तरीके का उनके साथ बर्ताव होता है। एक जशपुर का एक छोटा सा गांव था, वहाँ की एक बच्ची उस समय 2009 वगैरह में कहीं दिल्ली गई थी। वहाँ वो जिस घर में हाउस हेल्प के रूप में काम करती थी, वो हस्बैंड और वाइफ दोनों नौकरी करते थे और उनके घर में एक छोटा सा डॉगी था। वो जब काम करने जाते थे तो उस बच्ची को बाहर से लॉक करके डॉगी के साथ चले जाते थे। वो 1 साल की अवधि में उस कुत्ते ने उस बच्ची को कई बार काटा और उसका बस यूं ही जो घाव का इलाज है वो इलाज वो करवाते रहे और फिर बाद में उस बच्ची को रेबीज़ हो गया और जब रेबीज़ हो गया तो उस बच्ची को उन्होंने वापस करवा दिया एजेंट के माध्यम से और वापस आई तो बच्ची इतनी खराब स्थिति में आई थी और फिर बच्ची का जीवन बचाना मुश्किल हो गया। इसी तरीके से कुछ घटनाएं ऐसी हुई, 14 साल 15 साल 16 साल की बच्ची चली जाती है। वो बच्ची वहाँ जाती है, वो उम्र ऐसी होती है जो जिसमें समझ की कमी होती है। वहाँ अन्य राज्यों के काम करने वाले माली, ड्राइवर, इस तरीके के लोग होते हैं, उनके साथ वो लड़कियां इन्वॉल्व हो जाती हैं और फिर वो आदमी जब वो बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो उसको छोड़ के भाग जाते हैं। कौन आदमी था, कहाँ का आदमी था, कोई हिसाब नहीं होता और 16 साल की लड़की वापस जशपुर चली आती है 6 महीने 7 महीने का गर्भ लेकर। तो यानी इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ये सिर्फ हाउस हेल्प के लिए नहीं ले जाते उसके लिए, लेकिन उसमें इस तरीके की तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। एक बच्ची बगीचा क्षेत्र की थी, उसने बताया कि सर वो बताया कि मैं जहाँ काम करती थी वहाँ 1.5 कमरे का घर था और देर रात तक घर वाले पार्टी करते थे, तो लड़की के रहने की जगह उन्होंने किचन को दी हुई थी कि किचन में रहेगी ये बच्ची। तो रात को 1:30-2 बजे जब पार्टी ख़त्म होती थी तब वो बच्ची सोने जाती थी उस किचन में, 14 साल की लड़की, और सुबह 6 बजे से उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती थी, उसके पहले वो उठ जाती थी। यानी वो 1.5-2 साल वहाँ रही, कभी वो लड़की 4 घंटे से ज़्यादा की नींद नहीं ली। तो मतलब इतने कम उम्र के बच्चों का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण इतने बड़े पैमाने पे है कि जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसका अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारे पास जो रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग बहुत कम संख्या में है। यानी जितने बच्चों को वहाँ से काम करने के लिए बाहर भेजा जाता है, चूँकि वो पेरेंट्स की सहमति से भेजा जाता है, उनके लोग आके वहाँ से लेके जाते हैं, वो महीने में कुछ राशि उनको देते रहते हैं या एकमुश्त कोई राशि दे के जाते हैं, तो वो पेरेंट्स भी हमारे पास पुलिस के पास रिपोर्ट करने नहीं आते। कभी कभी कुछ पेरेंट्स आ जाते हैं तो हमारी एजेंसीज भी, हम लोग इतने असंवेदनशील हो जाते हैं कि हम उनसे बोलते हैं कि कोई मेरे से पूछ के भेजा था क्या, अपनी मर्जी से भेजा था, अब हम कहाँ ढूंढेंगे। तो यानी ये स्थिति हो जाती है कि वो बच्ची कहाँ है, कहाँ गई, किसी को कोई अता पता नहीं होता। और उस क्षेत्र में चलने वाले इस मानव व्यापार का सबसे दुर्भाग्यजनक पहलू, विडंबना उसकी ये है कि जो बच्ची आज से 10 साल पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार हुई थी, वही बच्ची 10 साल बाद एजेंट का काम करने लगती है। कि अगर वो दिल्ली, बॉम्बे में, आप दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली के पहाड़गंज में आप जाएंगे तो पहाड़गंज में लाइन से दुकानें बनी हुई हैं जो प्लेसमेंट एजेंसी के नाम से चलती हैं। वो सब दुकानें छोटा नागपुर, झारखंड और इधर क्षेत्र के लोगों की है, और वो सब लोग के रिश्तेदार इस क्षेत्र में रहते हैं। जितने प्लेसमेंट एजेंसी वाले हैं वो रिश्तेदारों को ये बोलते हैं कि वहाँ से बच्चा लेके आओ, तुमको एक मुश्त पैसा देंगे। वो एजेंट कोई भी आदमी किसी भी आदमी को बच्चा नहीं दे सकता। वो जो एजेंट का काम करते हैं सामान्य तौर पे वो वही लोग होते हैं जो उन बच्चों के रिश्तेदार या उस गांव के लोग होते हैं जिनके ऊपर वो विश्वास करें। और वो माँ बाप को प्रलोभन दे के, कभी कभी तकलीफ़ में है तो आर्थिक मदद दे के, उनके ऊपर दबाव प्रभाव डाल के ये बोलते हैं कि अपने बच्चे को भेजो और हम तुमको हर महीने तनख्वाह देंगे। और ये वहाँ से बच्चे को लेके जाते हैं और दिल्ली में उस प्लेसमेंट एजेंसी को दे आते हैं। वो प्लेसमेंट एजेंसी उनको
एक मुश्त पैसा दे देती है, 20,000 25,000 रुपया, और उसके बाद फिर वो प्लेसमेंट एजेंसी ये नहीं देखती कि ये बच्चे जहाँ काम करने जा रहे हैं वो जगह सुरक्षित है कि नहीं, ये नहीं देखती कि ये 14 साल की लड़की जहाँ रहेगी वो लोग ठीक हैं कि नहीं। उनको जो आदमी पैसा देने को तैयार है मंथली, उस आदमी को वो बच्चा सौंप देते हैं, और उस बच्चे की जितनी पहचान है वो सब वो प्लेसमेंट एजेंसी वाला रख लेता है। उसका आधार कार्ड रख लेगा, उसका नंबर रख लेगा, सब चीज़ें रख लेगा। यानी वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि वो बच्चा अपने घर में संपर्क ना कर सके, और फिर उसके बाद एक शोषण का सिलसिला शुरू होता है जो अंतहीन होता है। तो ये एक मैंने आपको एक दृश्य दिखाया कि वहाँ क्या समस्या है, ये समस्या कैसे दूर करना है। तो सबसे पहला काम आता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में जो भी पुलिस ऑफिसर यहाँ बैठे हैं या पुलिस अधिकारी यहाँ बैठे हैं, हमारे पास कोई भी आदमी यदि अपने गुम बच्चे की रिपोर्ट लेके आता है तो हमें उस पर अत्यधिक संवेदनशील होने की ज़रूरत है, और पूरी संवेदनशीलता से उस बच्चे को तलाश करके ढूंढ के वापस लाने की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमको जितना संवेदनशील होना चाहिए हम कतई उतने संवेदनशील नहीं होते। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। कापू थाना है रायगढ़ जिले का। मैं 2015 में एक दिन कापू थाने में विजिट करने गया, तो मैंने एक व्यक्ति को देखा जो मिडिल एज का व्यक्ति था, 50-52 साल का, दरवाजे में बैठा था। मैंने थानेदार से पूछा कि ये क्यों बैठा है, तो कहा साहब हर 15 दिन में आ जाता है, इसकी बच्ची बहुत पहले कहीं गुम गई है और हर 15 दिन में आता है, बच्ची कहाँ है ढूंढो करके, सालों बीत गए हैं करके। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था बुला के, तो उसकी बात से जो समझ में आया वो बच्ची पिछले 12 साल पहले 2003 में कोई व्यक्ति उसको लेके, एक गांव वाली महिला थी जो उसी क्षेत्र की, जिसको वहाँ करोड़पति कहा जाता था। इस कारण कहा जाता था कि उसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बहुत पैसा कमा के बड़ा भारी घर बना लिया था, इस कारण उसको लोग वहाँ करोड़पति बोलते थे। तो वो बोले कि वो लेके गई थी साहब दिल्ली, और उसके बाद पता नहीं है बच्ची 12 साल से मिल नहीं रही है, मैं थाने में आता हूँ, थाने वाले ढूंढ भी नहीं रहे हैं। तो 2015 में हमने उसमें अपराध कायम किया 12 साल बाद, और उस बच्ची को बैक ट्रैक करना शुरू किया। वो बच्ची दिल्ली, दिल्ली से वो बच्ची गाजियाबाद, गाजियाबाद से वो बच्ची चंडीगढ़, चंडीगढ़ से वो देहरादून में मिली हमको। तब उसकी उम्र हो गई थी 21 साल। यानी 12 साल की बच्ची 21 साल की उम्र में हमको मिली। यानी जब वो बच्ची को लेके हम आए और उसके पिता से मिलाए तो वो जो भावनात्मक क्षण था उसको मैं आपको बता नहीं सकता कैसे था। फिर उस अपराध को हम लोगों ने चैलेंज के रूप में लिया कि इसमें हम सजा कराएंगे, और उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डलवाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी पेशी करवाई। उसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण गवाह जो डॉक्टर, जिसके यहाँ पहली बार वो बच्ची को एजेंट ने बेचा था, वो बड़ी डॉक्टर थी जिनके यहाँ काम करती थी, उनको पेशी में आने का समय नहीं मिल रहा था। उनको हम लोगों ने फैसिलिटेट किया, बाई एयर रायपुर बुलाया, रायपुर से कार से उनको दोपहर को लेके आए रायगढ़, रायगढ़ में उनकी पेशी कराए, शाम को उनको फ्लाइट में छुड़वाए और रात को वो फ्लाइट से उनको दिल्ली भेजा। इस लेवल पे जाके उसकी पेशी कराई, और 9 महीने के अंदर उस प्रकरण में न सिर्फ लोकल को जो करोड़पति महिला थी, बल्कि गौरव शाह नाम का जो प्लेसमेंट एजेंसी का एजेंट था दिल्ली का, उसको भी 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई कोर्ट से। तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में हम लोगों को बहुत अधिकार है और हमको अपना काम करना चाहिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम सब लोग बैठे हैं। हमारा बच्चा यदि शाम को ट्यूशन से आने में 15 मिनट लेट हो जाता है या 2 घंटे घर नहीं आता तो हम लोग आसमान सिर में उठा लेते हैं। जाने कितने कितने विचार मन में आते हैं कि कहीं कोई घटना तो नहीं हो गई है। लेकिन आप उस पिता को सोचिए जिसका बच्चा 12 साल से घूमता, वो हर 15 दिन में थाने आता था और कोई उसको सुनवाई नहीं कर रहा था। तो यदि एजेंसी के रूप में हम लोग इतने असंवेदनशील हो जाएंगे, हम सब यहाँ जो लोग बैठे हैं हमारा ही काम है, और हिंदुस्तान में इस काम को करने के लिए कौन अधिकृत है? हम नहीं है तो कौन उस बच्चे को ढूंढ के लाएगा? कौन इस ट्रैफिकिंग को रोकेगा?
हम और आप, हमारे और आपके अतिरिक्त कौन है जो ये काम को कर सकता है? और कोई भी नहीं है। तो हमको इन चीजों के प्रति जब यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग या बाल व्यापार ऐसी चीज है जिसको आप अपने यहां से सोच के करेंगे तो कभी आप काम नहीं कर पाएंगे। उस पे यदि काम करना है तो आपको यहां से सोचना पड़ेगा। दिमाग से सोच के इस पे काम नहीं हो सकता, आपको दिल से इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मिशन मोड में आपको काम करना पड़ेगा। आप शासकीय अधिकारी के रूप में काम करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर सकते। आपको इस पे मिशन एक के रूप में काम करना पड़ेगा कि मैं इसको मिशन के रूप में उठाऊंगा और इसको रोकूंगा। उस रूप में हम लोग काम करें तो इसको हम लोग रोक सकते हैं।